तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप जनता टीवी पर, और जनता टीवी की आपसे अभी लभी नहीं तो फिर 5 साल बिल्कुल भी नहीं। वोट कास्ट करना है और पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। देखिए, सुबह उठने का समय हो गया है और सुबह उठते उठते महादान नहीं किया, महापर्व में शरीक नहीं हुए तो फिर क्या किया। होली दिवाली साल में एक बार आता है, लेकिन ये मतदान का महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है और आपके सूबे के भविष्य को लिख कर जाता है। तो इस भविष्य में अपनी भागीदारी दीजिए, उंगली में स्याही लगाइए और इस शाही से अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का इतिहास लिखिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूपी छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। छठा चरण जो कि अब पूरी तरीके से पूर्वांचल आधारित हो गया है। चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में अब केवल छठे और सातवें चरणों का मतदान बचा हुआ है। आज छठे चरणों के लिए मतदान हो रहा है, इसके बाद सातवां चरण होगा, वो भी पूरी तरीके से पूर्वांचल बेस्ड है। इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे हम तमाम लोगों के सामने होंगे। छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर शामिल है। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ यानी कि गोरखपुर, जहां से वो हमेशा से सांसद रहे हैं, इस बार पहली बार विधायकी के रास्ते विधानसभा पहुंचने की तैयारी है। और विधायकी के लिए कौन सी सीट चुनी गई है? चुनी गई है गोरखपुर शहर सीट, जहां से योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे ही वोट भी कास्ट कर दिया है। और अगर पूरे गोरखपुर की बात कर ली जाए तो गोरखपुर में बहुत सी इंपॉर्टेंट सीट्स आती है, जिसमें से कैंपियरगंज है, गोरखपुर शहर है, गोरखपुर ग्रामीण है, सहजनवा है, खचनी है, चौरी चौरा, गांव, चिल्लू पार, पिपराइच, ये तमाम सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस वजह से नजरें बनी हुई हैं क्योंकि गढ़ है गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का। देखिए, साथ बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की भी दांव पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कई सीटों पर जनसभाएं करी हैं, लोगों से अपील करी है कि बीजेपी के पक्ष में वोट कास्ट करें। और अगर 2017 के आंकड़ों को आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई 57 से। तो इस बार बड़ा चैलेंज है। मायावती का ट्वीट आपको दिखाएंगे। मायावती क्या कह रही है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए आज यूपी की 57 सीटों पर वोटिंग है। ये कहना है मायावती का, बीएसपी बनाना सुनिश्चित करें। मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार की पक्षधर हमेशा से रही है और वही राग दोहराया है। रोजी रोजगार युक्त अच्छे दिन के लिए, ये मायावती का कहना है। और देखिए, आप पूर्वांचल का गणित समझेंगे ना, उसमें बीएसपी जो है दलित वोटर्स उनके हमेशा से ही को वोटर्स रहे, जो पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभावी हैं, कुछ हद तक अहम रोल अदा करते हैं। यानी कि कुछ जो सीटें हैं वो हमेशा से बीएसपी के खाते में जाती रही। फिर इसके अलावा सुभाषपा की अगर बात कर ली जाए तो सुभाषपा भी है, साथ में निषाद पार्टी का भी अपना वर्चस्व पूर्वांचल क्षेत्र में देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे में सहयोगी दल है, उनकी प्रतिष्ठा भी इसी चरण में, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। देखिए, पूर्वांचल के अंदर सबसे ज्यादा अगर निर्णायक भूमिका के अंदर कोई वोटर्स हैं तो वो है दलित, ओबीसी, ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज्यादा निर्णायक हैं। तो मुस्लिम वोटर्स भी जिलों में अहम फैक्टर माने जाते हैं। दलित मतदाता करीब 22% तक, 22 से 25% इनका फ्लक्चुएशन है। ओबीसी समुदाय में यादव से ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस बीच अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, अम्बेडकर नगर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आलापुर विधानसभा की बूथ संख्या 340 पर मशीन खराब हुई है, अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ। सोचिए, 9 बजने की तरफ चुनाव आयोग कहता है 5 से 6 बजे आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम फायदा क्या भाई का, अगर आप 2 घंटे तो चुनाव ही नहीं शुरू करवा पा रहे हैं तो
ईवीएम मशीन खराब हो गई। 340 संख्या आपको बता रहे हैं, आलापुर अम्बेडकर नगर। सपा ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करी है। इसमें और खास बात है कि छठे चरण में कई कद्दावर नेता इस बार मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, कल पहले आपकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कैसे देखते हैं, कैसे, क्या जो समीकरण बताए गए क्या वो वही सच था? जो वीडियो आए हमने देखा कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार का अंतिम निर्णय थे हमारे साथ प्रायोजित तरीके से ये लोग दुबौली के राय गांव में पहले से एक घर में लाठी डंडा सब कुछ व्यवस्थित रखे थे और वहां से झुंड में सारे लोग अपने अपने हाथों में लाठियां, हाथियां, डंडे, कट्टे, लोहे की सरिया लेकर के पिस्टल लहराते हुए हमारे काफिले पे धावा बोला। आगे की 3-4 गाड़ियां निकल गई थी। जैसे मेरी गाड़ी पहुंची, उन्होंने सोचा कि मोरे जी में होंगे। ये तो संजोग था कि मैं उस दिन अपने मित्र की गाड़ी में अपनी गाड़ी के आगे चलने वाली गाड़ी में बैठ गया। मैं नहीं था। मेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी के पीछे जितनी भी गाड़ियां थी सब बुरी तरीके से, जो हालात मेरी गाड़ी का है, से हाथी से पीटी, लाठी से न पूरी तरह केवल शीशा पड़ा। जो भी गाड़ियों में बैठे थे उनको बुरी तरह मारा। किसी का सिर फटा, किसी का होंठ फटा, किसी के दांत टूटे, किसी का कान फटा, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी के पैर में चोट आई, किसी की पीठ में चोट आई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाक था। कोई ना शर्मनाक था, इतना शर्मनाक था, शायद मैं इस गाड़ी में होता तो आज मैं आपसे बात करने लायक नहीं होता। और तरफ से मुकदमा लिखा गया, लेकिन बाद में देखिए, अब हमने जो FIR करा तो उनको भी अपने बचाव में क्रॉस केस कराना आई। सत्ता बच गए, सत्ता का दबाव भी है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो उनकी FIR न लिखे। बिना चोट के उनका बिल बन गया। हमारे लोगों को चोट लगा तो उसको सामान दिखा दिया, तो उनका चोट भी नहीं है तो उनका हमसे ज्यादा धारा में वो चोट दिखा दिया। इस तरीके से पार्टी के गुंडा राज की हद थी, चरम था, जिसको केवल कुशीनगर के लोगों ने नहीं, पूरे प्रदेश, देश और विदेश के लोगों ने भी समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है। क्योंकि पूर्व के 5 चरणों में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। अंतिम 2 चरणों में ये नीचता की किसी हद तक जाकर के चुनाव को अपने पक्ष में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। बेटे को भी उठा लिया गया, आपको गिरफ्तार किया गया, थाने में रखा गया, क्या वजह? बताया कि पैसे ऐसे बांट, वो पैसा अगर बढ़ता होता मिलता कि पुलिस छोड़ती क्या? वो तो केवल बस्ता ना बांट पाए, कार्यकर्ताओं से मिल ना पाए, इसलिए टाइम करने के लिए उसको रात में बजे तक बैठाया गया और साथ ही साथ अकारण भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के दबाव में DMSP गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। कानून और मर्यादा नाम कोई चीज नहीं रह गई है। IAS IPS अपनी गरिमा के विपरीत काम जैसे जुड़ी करने में लगे हुए हैं। आपका भी आज चुनाव है, सीट पे ही आपकी गोरखपुर 80-20 का उन्होंने एक नारा दिया था, लेकिन जब आपने समझा उस समीकरण फिलहाल फाजिल नगर के कारण कराते हैं। देखिए, 80-20 का नारा देश लीजिएगा, ये ना 80 के हैं ना 20 के हैं। इस 80 की बात करते हैं, उसी 80 में 25% दलित है, जिसके आरक्षण को इन्होंने अजगर की तरह निगल लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो दलित हिंदू नहीं है क्या? 55% पिछड़ा है, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? उसके आरक्षण पर डाल दिया। तो अगर ये हिंदू मानते तो दलित आरक्षण एक ही 20 क्यों? क्या मुस्लिम समाज का इस देश के कोई योगदान नहीं है? अगर इस देश की आजादी के लिए सरदार भगत सिंह राम प्रसाद
20 मिनट फांसी तख्ते की चूमे, इन्हीं के बगल में खड़ा होकर अशफाकुल्लाह खान भी देश की आजादी की फांसी तख्ते की चूमा। शायद योगी और मोदी जी के बाप दादा कहीं अता पता नहीं था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की कई दर्जन टैंक कतराती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तो इनके बाप दादा को कहीं अता पता नहीं था। उस समय भी पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़कर किसी ने थी, वो भी था। जिसके जिन लोगों ने देश की आजादी की है, देश के आन बान की दी है, वालों कैसे कह सकते हैं, आपको सिखला किया जाएगा। ये किसी भी नारा देश के बंटवारे के लायक चीज था। 80 का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में उस भाईचारे का कत्लेआम करता। हिंदू इससे भी नारा इंसानियत के कत्लेआम का नारा। आप जानते हैं हमारी तहजीब जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। किसी हिंदू के यहाँ दिवाली और होती है, समाज के लोग आते हैं, गले मिलते हैं, खुशियां। और मुसलमानों के यहाँ अगर ईद और बकरीद होती है, हिंदू समाज के लोग जाते हैं, गले मिलते हैं और सवैया खाते हैं। तो ये आज हमारे भाईचारे को करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, खुद की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लाकर खून खराबा करके हिंदू मुस्लिम के दंगे और हिंदू मुस्लिम की लाश पर अपनी राजनीति को करना चाहते हैं, ये नहीं होने पाएगा। एक आखिरी सवाल है, 20 सर्दी के बयान आए पहले, फिर उसके बाद बुलडोजर के बाद लेटिंग हुआ है का अब बुलडोजर चलेगा, जो योगी राज का घमंड है, और गर्मी उतरेगी। उत्तर प्रदेश की जनता समाज के जब परिणाम आएगा तो योगी की गर्मी उतार देगी और मौर्य जी हैं जो घर से निकल रहे हैं और फाइल कर वहां के को समझेंगे हैं कि समाज के बाद गर्मी दूसरों को उतरने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतरने वाली। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, गाड़ी है जहाँ पर उन पर हमला हुआ था और इसी गाड़ी के काफिले में मिलते, लेकिन उनका कहना है कि वो दूसरी गाड़ी होने की वजह से फिलहाल बच गए थे। लेकिन अभी देखना होगा कि अगर जनता है वो अपने समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है इलियास अंसारी, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उनको ऊपर समर्थन देती है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल है उनको साथ देती है। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी। तो योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जो काफी ज्यादा उत्साहित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा से ही पडरौना से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट का किया है और पडरौना से पहुंच गए हैं फाजिलनगर की भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि मौर्य वोटर्स वहां पर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मौर्य बाहर हैं, हम बाहरी को वोट कास्ट करें। लेकिन फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं हुए हादसे के बाद और भी ज्यादा चेंज नजर आते हैं। यहाँ से इलियास अंसारी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर दे रहे हैं, साथ में सुरेंद्र कुशवाहा वोट बैंक भी इस क्षेत्र में अच्छा असर रखता है, अच्छा प्रभाव रखता है। सुनील उर्फ मनोज सिंह को यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है। चुनावी रण तुमको ही राज की अगर बात कर ली जाए तो राज भी कुशीनगर क्षेत्र में बेहद इंपोर्टेंट सीट, जहां से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में तौकीर किदवई कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत कर रहे थे, आपने सुना उनको। और साथ में हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। श्वेता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, उनसे भी बातचीत करेंगे। विपिन बलरामपुर सिंह हमारे साथ में लगातार विपिन सिंह जुड़े हुए हैं। बलरामपुर का भी क्या समीकरण है वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे न्यूज रूम, जहाँ पर श्वेता मेरी सहयोगी मौजूद है। श्वेता, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ की गर्मी निकालने का काम जनता करेगी, लेकिन अगर हम गोरखपुर गढ़ की बात कर लें, जो योगी आदित्यनाथ का हमेशा से ही गढ़ रहा है, जहां से वो सांसद रहे, सबसे कम सांसद योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्होंने विधायकी के रास्ते विधानसभा चुनने का तय किया है।
पहुंचने का रास्ता है वो तय किया है। क्या लगता है मौजूदा समीकरण गोरखपुर के आपको कितने समझ में आ रहे हैं, और क्या लगता है कि मौजूदा हालात क्या बन रहे है तो गोरखपुर जिला ऐसा गढ़ रहा है जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में, और साख जो है वो खासतौर से दांव लगी हुई है। आपने देखा था सुबह 7:04 का वो वक्त था पूजा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक दिनचर्या जैसे कि वो रखते हैं करते हैं, पूजन अर्चन के साथ उनकी शुरुआत हुई। गौशाला वो गए, वहां पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया, उसके बाद प्राथमिक कन्याशाला स्कूल वहां पहुंचे और खासतौर से वोटिंग भी उन्होंने की है। उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हुए नजर आए कि खासतौर से वोट जो है वो जरूर करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि संवैधानिक अधिकार यही कहता है, मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि संवैधानिक अधिकार यही कहता है कि जनता अपने जो है लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो उसमें अपना वोट जरूर करें। उसके बाद वो खास तौर से निशाना साधते हुए भी नजर आए थे। उसके बाद अगर हम गोरखपुर जिला की बात करें तो खास तौर से यहाँ पे कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक है और जहां से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री खुद उतर रहे हैं, उनके दर्जनों समर्थक इस समय चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ पर अगर खासतौर से साख जमीन की बात करें तो वो पूरी नजर नहीं आती है। बीजेपी खास तौर से इस वक्त आश्वस्त भी नजर आई है। 1989 की अगर हम बात करें तो वो रिजल्ट देखें 2 बार का विधानसभा चुनाव का, तो 50% जो वोट है वो बीजेपी के पाले में गए थे। और 1977 की अगर हम बात करते हैं तो 4 बार ही ऐसा रहा होगा कि गैर भाजपाई समय जीता होगा। तो खास तौर से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है गोरखपुर, क्योंकि तमाम ऐसे जिले जो जुड़े हुए अम्बेडकर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, ऐसे तमाम जिले हैं जो सियासत यहाँ से तय होती है कि क्या कुछ होगा। हालांकि तस्वीरें खासतौर से साफ बयां कर रही हैं कि क्या कुछ हालात बनते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च के लिए सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी, लेकिन अभी हालात इस वक्त यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी लगातार आश्वस्त है गोरखपुर के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपनी हैं? जमीन बिल्कुल। और बचाना। और शायद यही वजह है श्वेत, ताकि देखिए पहले जब हम बातचीत कर रहे थे और शर्तों में जब हमारा फोकस था, मथुरा आया, अयोध्या आया, तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि इन सीटों से चुनाव लड़े, मथुरा चले जाए या अयोध्या चले जाए, और उसके के डिस्कशन भी निकल कर आ रहे थे। लेकिन आखिरी में इस तरीके का समीकरणों का तालमेल या सुरक्षित समीकरण जहाँ के समझ में आए, वो सीट निकली गोरखपुर शहर, जहां से योगी आदित्यनाथ राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की सीट पर उन्होंने अपनी सीट को कुर्बान किया। योगी आदित्यनाथ को वो सीट थी। हाँ, समीकरण तब थोड़े चेंज हो सकते थे जब राधा मोहन अग्रवाल जो है वो ऑपोजिशन में आ जाते बीजेपी के, लेकिन हालांकि वो आए, वो पक्ष में आ गए, उनसे क्या कमिटमेंट किया गया ये किसी को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल वो पक्ष में है भाजपा के, और योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ता है और समीकरण जो है वो सुरक्षित भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विपिन करेंगे, विपिन बलरामपुर से जुड़े हुए हमारे साथ में। विपिन, आपसे मैं समझना चाहूंगी बलरामपुर के मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि तुलसीपुर की अगर बात कर ली जाए तो तुलसीपुर से अच्छा खासा कनेक्शन योगी आदित्यनाथ का हमेशा से ही रहा है। उतरौला, बलरामपुर सदर की बात कर ली जाए, गैसड़ी, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, यहाँ के समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं, किसके लिए, बीजेपी, सपा या अन्य दल के लिए थोड़ी मुकाबला? आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बलरामपुर के बारे में यहाँ 4 विधानसभा है, तो चारों विधानसभा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। इस बार कहीं न कहीं चारों विधानसभा में समाजवादी और बसपा कड़ी टक्कर दे रही है। कहीं कहीं जगह पे समाजवादी टक्कर दे रही है तो कहीं कहीं बसपा भी टक्कर दे रही है। अब आपको सबसे पहले मतदान के केंद्र की तस्वीर दिखाते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ से लोग लालायित है मतदान करने के लिए, भारी संख्या में लोग पार्टी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया, सेल्फी पॉइंट भी लगा हुआ है और यहाँ पे बैलून लगाया। नजारा यहाँ पे आप देख किस तरह लोग लाइन में खड़े हुए हैं और किस तरह से लाइन दिखाते हैं आपको, लंबी कतार लगी हुई है। अब आपको बताते हैं बलरामपुर जिले के बारे में। बलरामपुर जिले में जहाँ की बात करें, अगर हम मौजूदा सदर की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति परशुराम जी है, जो की यहाँ पे उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जगमोहन पासवान जो की उनको कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। अगर बात करें तुलसीपुर विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि जो सांसद रिजवान जैसे उनकी जेबा रिजवान जो की जेल से चुनाव लड़ रही है, तो वो विधानसभा काफी सत्ता से बनी हुई है। आप अगर बात की तो विधानसभा भी वहां से डॉक्टर शिव प्रसाद यादव जो की पार्टी से है, शैलेश कुमार उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा में। तो कहीं यहाँ पे बलरामपुर में
समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर होती दिख रही है। अगर यहाँ के विकास के बारे में तो ये पिछड़ा जाता है, विकास बहुत पिछड़ा है। हर बार सरकारें बनती है, विकास जो पड़े रहते हैं, यहाँ पे लोगों का ये। ठीक है, आपके पास में वापस से आऊंगी विपिन, और जब मैं वापस आऊंगी आपके पास तो उस क्षेत्र में वोटर्स हैं उनका किस तरीके का समीकरण बनता है और बाहुल्यता किसकी है, उसके आधार पर हम समीकरण पर चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप, मैं आपसे समझूंगी कटही समीकरण और अकबरपुर मेनली फोकस मेरा इन दोनों सीटों पर है, लेकिन आप समीकरण सभा जो तमाम सीटें हैं उनको भी बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो दलित वोटर्स हो या फिर ब्राह्मण वोटर्स हो, हर कोई अपनी एक अहम भूमिका रखता है। और अम्बेडकर नगर में इनका क्या प्रभाव नजर आ रहा है कुलदीप? देखिए, ये अम्बेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे अकबरपुर विधानसभा की बात अगर हम करें तो यहाँ से सपा से राम अचल राजभर जी हैं और भाजपा से धर्मराज निषाद जी हैं और बसपा से चंद्र वर्मा जी हैं। जहाँ तक यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये दोनों धर्मराज निषाद जी तो भाजपा से हैं और रामअचल राजभर ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ से यही माना जा रहा है कि इन दोनों में टक्कर है। बसपा भी अपनी जीत की दावे कर रही है। और कटेरी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे लालजी वर्मा जो पूर्व मंत्री ये भी रह चुके हैं, जो सपा के प्रत्याशी है कटेरी विधानसभा क्षेत्र के, और अवधेश द्विवेदी जो भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनमें यहाँ से कटेरी विधानसभा से टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि बसपा को अगर देखा जाए तो यहाँ के प्रतीक पांडे हैं वो भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कटेरी विधानसभा में लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में मानी जा रही है। ठीक है, निषाद पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो सीट से उतारा है, तो क्या निषादों का यहाँ पर वर्चस्व नजर आता है क्या? कुल जी, यहाँ पे निषादों का लगभग 20,000 वोट कटेरी विधानसभा में है, जो एक्चुअली भाजपा प्रत्याशी को लगातार वो लोग करने के लिए इधर उधर जनसभा भी कर रहे थे और यहाँ पे भाजपा और सपा को लेकर लड़ाई है। तो आप देखा जा सकता है क्योंकि लालजी वर्मा मंत्री भी रह चुके हैं और अवधेश द्विवेदी भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी से उतारे गए हैं, इसलिए यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा और सपा में लड़ाई है कटेरी विधानसभा से। पूछा भाजपा और सपा में लड़ाई है, ये कहना है दीप का। लालजी वर्मा जो बागी हुए और बागी होने के बाद सपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो समीकरण है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। टांडा सीट की अगर मैं बात करूं, कपिल देव वर्मा, राममूर्ति वर्मा, शबाना खातून यहाँ से चुनावी रण में है। मेहराजुद्दीन भी यहाँ से चुनावी रण में है, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। टांडा का क्या कुछ, आलापुर से भी कुछ खबरें सामने आई थी, आलापुर में इसके बाद आऊंगी। टांडा का समीकरण क्या नजर आता है? टांडा जो है वो लिए बहुत मशहूर है, जहाँ पे मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहाँ पे 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है क्योंकि दोनों वर्मा पार्टी के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, सपा से राममूर्ति वर्मा और भाजपा से कपिल देव वर्मा जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे। यहाँ पे भी लड़ाई भाजपा और सपा में माना जाता है, लेकिन कहीं पे ये भी आस लगाया जा रहा है जो शबाना खातून है बसपा के प्रत्याशी टांडा से हैं, इसको भी लेकर ये लगाया जा रहा है कि बसपा भी यहाँ से कमजोर नहीं है। बसपा यहाँ से कमजोर नहीं है ऐसा कहना है हमारे संवाददाता कुलदीप का। और अगर इन सीटों की बात की जाए तो बसपा को 4 सीटों पर जीत मिली, उनमें अम्बेडकर नगर की 3 सीटें आती हैं। अम्बेडकर नगर हमेशा बसपा का गढ़ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की कोशिश है कि बसपा के गढ़ में सेंधमारी की जा सके, लेकिन उसके बावजूद बसपा अपनी जीत से आश्वस्त नजर आती है। वक्त यहाँ पर एक बड़ी खबर का है, बड़ी खबर अहम जानकारी बलिया से सामने आ रही है। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मतदान किया है। पेपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र तिवारी और उन्होंने मतदान कास्ट किया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, फिफाना की तस्वीरें हैं जहां पर उपेंद्र तिवारी ने वोट कास्ट किया है। कुशीनगर के डीएम ने भी वोट कास्ट किया है।
और जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। जब ये तो आप क्यों नहीं। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि इसमें चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो और चाहे कितना भी बड़ा सामान्य व्यक्ति हो, वो दोनों ही नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जितनी इम्पोर्टेंस उनके वोट की है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपके वोट की है, और इन दोनों के वोट से बराबर की चोट आएगी। सोचिए, वोट की चोट देनी है कि नहीं देनी। और वोट की चोट कैसे देंगे? जब आप उंगली पर स्याही लगाएंगे, स्याही उंगली, इन इतिहास किसका लिखा जाएगा? आपके क्षेत्र, आपके सूबे का इतिहास लिखा जाएगा। तो 5 साल का महापर्व है, मतदान का, लोकतंत्र का पर्व।